नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं और सबसे पहले खबर उत्तरकाशी से ही लेते हैं, जहां पर हिमस्खलन की बात करें तो एवलांच के स्पॉट डोकरानी बामक ग्लेशियर में लगातार ऑपरेशन जारी है। आज ग्लेशियर में बर्फ में फंसे 7 शवों को निकाला गया। अब कुल शवों की संख्या 26 हो चुकी है, जिन्हें बरामद किया गया है, जिन्हें बर्फ से निकाला जा चुका है। इन शवों को ग्लेशियर से बेस कैंप तक लाया जाएगा और उसके बाद हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पर लाया जाएगा। आज 4 शवों को हेलीकॉप्टर से मातली लाया गया, जिनमें से 3 शवों की पहचान भी हुई है। 3 लापता ट्रेनीज की अभी भी तलाश चल रही है। अब तीनों के बचने की संभावना न के बराबर है। और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जहां श्रीनगर से आया हुआ दल भी है, एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, ग्रामीण हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। और मैं भी स्वयं भी लगातार सबके संपर्क में हूं। जहां जैसी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है काम किया जा रहा है। जनपद उत्तरकाशी में आज चौथे दिन पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 7 शवों को रेस्क्यू करके निकाला गया है, जो डोगरानी ग्लेशियर क्षेत्र में ही अभी रखे गए हैं। कुल मिला के इसमें 22 शव है जो डोगरानी ग्लेशियर में है और 4 शवों को उत्तरकाशी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद उनको सुपुत्र जो उनके परिवार को कर दिया गया। तो इसमें हम मौसम का अगर अपडेट दें तो मौसम इसमें पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और ऊपर की तरफ पूरी तरह से बादल है और हल्की बूंदाबांदी भी ऊपर की तरफ हो रहे हैं। तो ये मौसम का अपडेट है और अब उम्मीद कर सकते हैं कि कल जब मौसम खुलेगा तो कहीं ना कहीं राहत भरा होगा और बाकी जितने भी सब जो डोगरानी ग्लेशियर में है उनको रेस्क्यू करके निकाल लिया जाएगा, ये उम्मीद की जा सकती है कल। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर अभी भी जो डोगरानी बामक ग्लेशियर है वहां चल रहा है। बलबीर परमार, न्यूज 18 उत्तरकाशी। और जिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया को देहरादून की पुलिस अगस्त से तलाश कर रही थी, वो पुलिस से बचकर शुक्रवार को देहरादून कोर्ट में पहुंचता है, वकीलों की टीम के साथ पहुंचता है। कटारिया ने एसीजेएम संजय सिंह की कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने तुरंत ही कटारिया को बेल भी दे दी। इंस्टाग्राम में देहरादून की सड़क पर शराब पीते हुए वीडियो डालने पर पुलिस ने कटारिया के खिलाफ बेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन कटारिया सामने नहीं आया। बाद में इसके घर पर कुर्की की नोटिस भी चस्पा किए गए। देहरादून पुलिस ने कटारिया को गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम ही रही पुलिस। पहले दिल्ली से बेल कटारिया ने हासिल की और अब देहरादून पहुंचकर वहां से भी बेल हासिल कर ली। अगली खबर किच्छा से, जहां पर एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी की सप्लायर कंपनी पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई है। किशनपुर में स्थित SLMG बेवरेज नाम से चल रही इस कंपनी पर छापेमारी हुई। ये कंपनी कुमाऊं क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई करती है। आईटी की टीम ने कंप्यूटर समेत कागजात भी खंगाले हैं। सूत्रों के मुताबिक टीम को गोदाम में आने वाले माल और उससे होने वाली इनकम के बारे में अहम जानकारी मिली है। टीम ने कुछ कागजात जब्त भी किए हैं। इस कंपनी में बरेली से कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक लाया जाता था, फिर उसे कुमाऊं में सप्लाई किया जाता था। उधर हरियाणा की फार्मा कंपनी मैडेन फार्मास्यूटिकल्स के कफ सिरप से अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई। इस मामले को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गंभीरता से लिया, जांच की बात कही है। मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड के ड्रग कंट्रोल विभाग ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की है। हालांकि गनीमत यह रही कि बच्चों के इस कफ सिरप की सप्लाई उत्तराखंड में नहीं होती। स्टेट ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि अलर्ट रहते हुए भी सभी ड्रग कंट्रोलर को जांच के साथ कंपनी कफ सिरप को सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जो साउथ अफ्रीका में नाम्बिया में ये दवाई गई है, ये एक्सपोर्ट के लिए केवल बनाई गई थी। डोमेस्टिक में अभी कहीं भी ये दवाई नहीं है। फिर भी हमने अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स में कह दिया है कि वो सख्त इसमें निगरानी रखें और इस तरह का कोई भी सैंपल जो प्रोमेथाजीन है, इसमें डाईग्लाइकोल इथाइलिन पाया गया है, तो जो है डेंजरस है, तो उसको सर्वे के लिए भी और निरीक्षण के लिए हमने सारे औद्योगिक निरीक्षण को कह दिया है। उत्तराखंड के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने काशीपुर मुरादाबाद हाईवे से 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। हाईवे के लिए मुरादाबाद और काशीपुर में बाईपास का भी काम होगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। इससे पहले मुलाकात में उन्होंने इस सड़क की बात रखी थी और अब रजामंदी मिल गई है। मंजूर हो चुके हैं 2000 करोड़ रुपए, जिसके बाद अब इस बाईपास का काम शुरू हो सकेगा। और शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला सुरक्षा को लेकर एक मीटिंग की। सीएम ने कहा कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस योजना बनाई जाए, हेल्पलाइन नंबर 112 को और भी मजबूत किया जाए, संस्थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाए जाएं और ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अलग अलग संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था हो। और उत्तराखंड में राजस्व पुलिस यानी कि पटवारी सिस्टम जल्द खत्म होगा। सरकार ने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। वहीं 2 पूर्व राजस्व मंत्रियों का कहना है कि ये फैसला पूरी समीक्षा और गंभीरता के बाद ही लिया जाना चाहिए। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में लगातार इस बात की डिमांड ने जोर पकड़ा, राजस्व पुलिस सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्योंकि गांव के पटवारी अपराध के मामलों से निपटने में नाकाम रहते हैं। इसी पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने अब राजस्व पुलिस सिस्टम खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये काम स्टेप बाय स्टेप होगा। वहीं खास तौर पर शुरुआत उन इलाकों से होगी जहां टूरिज्म का कारोबार तेजी से बढ़ा है, डेवलपमेंट हुआ है, पर आज भी किसी भी वारदात या हादसे के बाद पटवारी को खोजना पड़ता है। नए नए निर्माण कार्य हो गए हैं, सड़कें बन गई हैं, काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। तो उस पर काफ़ी दिनों से हम लोगों का मंथन चल रहा था। उसकी लगभग तैयारियां हो गई हैं और चरणबद्ध तरीके से हम राजस्व पुलिस जहाँ जहाँ है उसको नियमित पुलिस में करेंगे और उसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के हजारों गांव आज भी पटवारी सिस्टम पर चल रहे हैं, लेकिन जब रेगुलर पुलिस सिस्टम लागू होगा तो किसी भी अपराध में केस दर्ज करने से लेकर जांच तक का काम पुलिस करेगी। इसी पर बहस शुरू हो गई है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा की मांग की है, तो पूर्व राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत इसे कुछ इलाकों में तो सही मानते हैं, लेकिन सब गाँव में नहीं। खुले मन से उसमें चर्चा होनी चाहिए और बेहतर होगा कि इसमें विधानसभा में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा परिचर्चा हो। ये जो जहाँ भी रिसोर्ट और टूरिज्म गतिविधियाँ वो दे देनी चाहिए थी, लेकिन उसके कारण आप सारे गांव में राजस्व पुलिस की व्यवस्था करो, नहीं सिविल पुलिस की व्यवस्था करो। मैं इसके पक्षधर में नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि पुलिस की व्यवस्था बहुत लाभकारी नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में वो लोग शांति प्रवृत्ति के लोग हैं। पुलिस का हस्तक्षेप होगा तो जो छोटी छोटी बातें होंगी वो कोर्ट और कचहरी और कि उसमें मामले फंस जाएंगे। अभी लोग आपस में बातचीत करके भाईचारे के साथ मामले को शांत कर देते हैं। उत्तराखंड के गांव में अंग्रेजों के वक्त से पटवारी पुलिस का सिस्टम लागू है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद ये सिस्टम अब खत्म होने जा रहा है, जिसके पीछे का प्लान पटवारी सिस्टम की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार पर लगाम लगाना है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात बारिश की करते हैं तो उत्तराखंड में आज के लिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के ज्यादातर जिलों में भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई, जिसमें से 8 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। आज रात कई इलाकों में तेज बारिश की भी आशंका जताई गई है और इसके लिए प्रशासन चौकन्ना है। एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। कई जगहों पर बारिश हो रही है। रात में बारिश और ज्यादा हो सकती है, ये अलर्ट प्रशासन को जारी कर दिया गया है। आज रात के लिए रेड अलर्ट के बाद कल के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी है, जिसके बाद पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में कल भी स्कूल बंद रखे जाएंगे। आज भी राज्य के 8 जिलों में स्कूल बंद थे।
और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की चौथी बर्फबारी हो रही है। चाइना बॉर्डर से सटी दारमा और व्यास घाटी में 4 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी। इन घाटियों के कुटी, नाभी, जोलिंगकांग, दावे और गुंजी में लगातार बर्फ गिर रही है। इसके अलावा हंसलिंग, रंभा और पंचाचुली की चोटियां भी बर्फ से ढक गई हैं। बर्फबारी होने की वजह से निचले इलाकों में पारा गिरा है, जिस वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए तैनात भारतीय जवानों को भी मौसम के बदले मिजाज से परेशानी उठानी पड़ रही है। और अक्टूबर के महीने तक हो रही बारिश की वजह भले ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया जाए, लेकिन वैज्ञानिक इसकी बड़ी वजह पॉल्यूशन और पेड़ों का कटान मान रहे हैं। बीते दिनों केदारनाथ के पास आए एवलांच की वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। बीते सालों में आराकोट, रैनी आपदा और इसी साल आई माल देवता की आपदा भी आपको याद आ गई होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल, बढ़ता प्रदूषण और हरे पेड़ों का कटान मौसम में बदलाव की बड़ी वजह है और इन्हीं वजह से देर तक बारिश, गर्मी और सर्दियों का सिलसिला रहता है। एवलांच जैसी घटनाएं भी इसी की वजह बताई जा रही हैं। रॉक मास ऊपर से टूटा और फिर वो नीचे अपने साथ में स्नो और उसका मलबे को लेकर नीचे आया और बहुत उसकी स्पीड, स्लोप इतना था कि स्पीड इतनी बढ़ गई कि उसने डैम को भी तोड़ दिया और आगे भी लोगों को नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह के क्लाइमेट चेंजेस, एवलांचेस बढ़ गए हैं अभी, तो हमें उन पर, चूँकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है वो भी। तो मैंने स्टडी में पाया, गहरे चित्रों का अध्ययन किया, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जिस क्षेत्र से एवलांच हुआ है उस एरिया में जो स्नो है वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स है और आसपास के एरिया में एक सिंक टाइप का दिख रहा है। हालांकि आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी मानते हैं कि एवलांच का आना जरूरी है, क्योंकि इससे नई बर्फ ग्लेशियर में आती है और गर्मी के दिनों में नदियों में पानी की मात्रा भी पर्याप्त रूप से रहती है। बेसिकली अगर ज़्यादा बर्फ पड़ेगी, ज़्यादा नीचे आएगी तो ग्लेशियर की सेहत अच्छी रहेगी, मास बैलेंस अच्छा रहेगा। गर्मियाँ अगर हैं तो गर्मियों में नदियों में पानी बेहतर रहेगा। तो उस लिहाज से देखें तो एवलांच होना ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बीते कई सालों से मौसम चक्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर प्रकृति पर भी पड़ रहा है और यदि इसी तरह बदलाव होता रहा तो प्राकृतिक रूप से अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 4 और 5 दिसंबर को हुए ग्रेजुएशन लेवल के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम में सफल हुए कैंडिडेट्स ने शुक्रवार को सचिवालय कूच किया। तेज बारिश के बीच ये कैंडिडेट सचिवालय की ओर गए। कैंडिडेट का कहना है कि एसटीएफ ने इस मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पेपर लीक मामले के पकड़ में आने के बाद उन अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है जो अपनी मेहनत से पास हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मेहनत से सफल हुए कैंडिडेट्स के बारे में सोचें और अपनी नियुक्ति की मांग की। प्रदेश में 916 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी कर ली थी। और टिहरी में फ्लोटिंग हट्स प्रबंधन द्वारा गंदगी टिहरी झील में डालने के मामले के बाद डीएम द्वारा बनाई गई कमेटी ने औचक निरीक्षण किया। एसडीएम पर्यटन, लेबर और पॉल्यूशन विभाग की टीम फ्लोटिंग हट्स पहुंची, जिसके बाद नियमों की अनदेखी पर पर्यटन विभाग द्वारा चालान भी काटी गई है। टीम ने फ्लोटिंग हट्स से हटाए गए कर्मचारी के भी बयान लिए और लेबर विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार की। मुझे तत्काल वहां ऑन द स्पॉट हायर एंड फायर कर दिया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे टर्मिनेशन लेटर दिया, इन्होंने मुझे कोई वार्निंग दी? एंड हमने रैंडम चेकिंग्स करी है, रैंडम वो जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करा करके देखा है। उसमें जहाँ पे लूप होल्स है उसको हम अपनी रिपोर्ट में भी लाएंगे और जो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाएगा। इधर रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप इलाके में एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की।
शोरगुल होने पर मोहल्ले के लोग दरवाजा तोड़कर उसे बचाने पहुंचे। घटना की वजह गृह कलेश बताई जा रही है। घटना के वक्त कमरे में 3 साल का एक बच्चा भी था। आरोपी को इलाज के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की 4 साल पहले ही शादी हुई थी। वहीं महिला के परिजनों ने दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। वो तो हो ही गई, वो कल वाली तो कल ही खुल गया था। तो जानकारी के प्रथम दृष्टि अनुसार यह है कि हस्बैंड ने गला घोट कर बेसिकली गला दबाकर उसके पत्नी का हत्या किया है। कुछ बात हो गई थी, कुछ विवाद हो गई थी। उसके बाद खुद भी वो फंदे पे लटकने का प्रयास किया है उसने। झारखंड से रामनगर आए सैलानियों में से एक सैलानी लापता हो गया था। पुलिस के मुताबिक 22 अगस्त को सुनील टोया की मिसिंग कंप्लेन उनके ग्रुप द्वारा दर्ज कराई गई थी। ये सभी लोग क्यारी के क्लस्टर रिजॉर्ट में रुके थे, जहां से सुनील लापता हो गया था। अब क्यारी के जंगल में गश्त के दौरान वन कर्मचारियों को एक कंकाल नजर आया है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने कपड़ों और उसके पास मिले मोबाइल फोन के आधार पर कंकाल को सुनील माना। उसके परिजनों को जानकारी दी गई है। कंकाल का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिससे कंकाल की सही पहचान हो सके, मौत के कारणों को भी जाना जा सके। एक व्यक्ति का कंकाल जंगल में बरामद हुआ है, तो उसके जो कपड़े और जो उसका मौके से बरामद फ़ोन और अन्य जो डिटेल्स मिली है, संभवतः ये सब उसी का है। तो वादी को और उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और इस संबंध में जो है पोस्टमार्टम के लिए हमने सबको मोर्चरी भिजवा दिया है। इधर अल्मोड़ा के मचखाली के प्लीजेंट वैली फाउंडेशन कई दिनों से विवादों में है। प्रभारी डीएम ने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर इस पर पहले भी चालान किए गए। मामला कोर्ट में चल रहा है और जैसे ही अदालत से कोई फैसला आता है तत्काल कार्रवाई की जाएगी। में प्लीजेंट वैली फाउंडेशन द्वारा राज की भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया है, उस पर पूर्व में ही चालानी कार्रवाई की गई है और वर्तमान में सारे मामले असिस्टेंट कलेक्टर अल्मोड़ा के न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरांत ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर नगर आयुक्त कोटद्वार और व्यापारियों के बीच शुरू हुई टकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नगर आयुक्त का घेराव करने पहुंचे व्यापारियों का आरोप है कि नगर आयुक्त उन्हें जबरन परेशान करने का काम कर रहे हैं। नगर आयुक्त कभी भी किसी भी दुकान पर छापेमारी कर देते हैं, तो कभी सड़क पर चल रहे ट्रकों को पकड़कर जब्त कर देते हैं। नगर आयुक्त की कार्रवाई से परेशान व्यापारियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ये लगातार कई दिनों से मामला चल रहा है। आयुक्त के द्वारा जो है जगह जगह लोगों से आपका कभी किसी ट्रैक्टर उठा कर ले जा रहा है, कभी किसी ट्रक उठा कर ले जा रहा है, कभी लोडिंग के मामले में, कभी अनलोडिंग के मामले में कुछ ना कुछ नया मामला जो है आयुक्त के द्वारा रोज चल रहा है। हम तो इसलिए आज सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं और उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे स्टाफों ने इतला किया, सभी हमारे जो प्राइवेट मित्र वो बार बार होटलों में जाके ये चीज़ों को कहता है कि मतलब सिलेंडर का प्रयोग डोमेस्टिक ना करें होटलों में। इसके साथ साथ मैंने भी कई बार रिक्वेस्ट किया ओवरलोडिंग ना करवाएं। अगर महिला बाल विकास मंत्री महिला रेखा आर्य ने शुक्रवार को केदारपुरम में मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग महिलाओं के लिए 40 बेड के रूम का लोकार्पण किया। महिलाओं की समस्याओं को लेकर मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की। वहीं रेखा आर्य ने कहा कि पहले यौन पीड़ित बालिकाएं भी उन्हीं के साथ रहती थी, जिस वजह से महिलाओं को दिक्कत होती थी, लेकिन अब दिव्यांग महिलाओं के लिए अलग बेड की व्यवस्था की गई है। सभी महिलाएं मिक्स होकर रह रही थी, जिसके कारण से अस्वस्थ स्वस्थ आपराधिक प्रवृत्ति वाले सब मिक्सअप टाइप का चल रहा था। और साथ साथ में जो विक्षिप्त महिलाएं हैं उनकी संख्या इतनी अधिक होने के कारण एक बेड पे 2-2 महिलाएं आ रही थी। उस व्यवस्था का पूर्व में इसी विभाग का दायित्व निभाते हुए एक हमने शिलान्यास किया था कि हम लोग जो है आने वाले समय में 40 बेड का जो है एक हम लोग कक्ष बनाएंगे, जहां हर महिला के लिए अपना एक बेड होगा। द हेमकुंड साहिब की यात्रा में सिख श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है। यहाँ कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस साल 3 महीने की बच्ची
अंबरप्रीत भी पहुंची। हेमकुंड साहिब में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बच्ची की मां ने बताया कि सभी लोगों ने यहां पर बहुत मदद की उनकी, और 3 साल की बच्ची को लाने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। जबकि हेमकुंड साहिब तक की यात्रा आसान नहीं होती है। ये यात्रा काफी मुश्किलों भरी होती है। मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और इन चुनौतियों को पार कर ये परिवार पहुंचा हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए। बोलने के लिए तो सभी ने बोला था कि ऑक्सीजन की कमी है, आप ऑक्सीजन लेके जाओ, लेकिन वाहिगुरु पे विश्वास होना चाहिए तो सब कुछ हो सकता है, इसलिए हम ले गए। चलो अच्छी खासी, बहुत बढ़िया। इधर बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर के पास बलजुरी शिखर को फतह करने के बाद पर्वतारोहियों का दल वापस नैनीताल लौटा। नैनीताल आने पर पर्वतारोहियों ने ट्रैकिंग के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि इसे फतह करने के दौरान कैसी कैसी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। इस दौरान उनके 2 सदस्यों को काफी दिक्कत हुई। एक रात गुफा में बितानी पड़ी। दल के नायक अमित शाह ने कहा कि यह शिखर 5299 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।